हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो तीसरी सीरीज है वो आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले दो सीरीज जो हमने बनाई थी उसमें 15 प्रश्न दिए गए थे और उसका उत्तर हमने हल कराया था। आज हम तीसरे सीरीज में 20 प्रश्नों को हल कराएंगे और कुल मिलाकर 50 प्रश्नों की सीरीज हो जाएगी। और यह न केवल पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं बल्कि यूपी बोर्ड के भी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। तो बिल्कुल ज़्यादा समय न गंवाते हुए आए हम अपने मूल प्रश्न पे और देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये जो पहला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। पहला प्रश्न क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक संस्था थी और कहा जाता है कि हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति में और उसके प्रचार प्रसार में इसका काफ़ी योगदान था और ये अग्रणी संस्था थी। तो हम देख सकते हैं कि नाम से स्पष्ट है, काशी यानी आज का बनारसी। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस में, कह सकते हैं कि वाराणसी में, स्पष्ट है। और ये जो संस्था थी इसकी स्थापना कहा जाता है कि 1893 में ईस्वी में हुई थी। 1893 ईस्वी में, स्पष्ट है। इसके बारे में एक दो और बातें हम समझ लें कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी, कहा जाता है कि ये सबसे पहले विचार एक क्वींस कॉलेज था जो बनारस में था। और कहा जाता है कि 9वीं क्लास के 3 छात्र थे, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित रामनारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह। इन्होंने एक छात्रावास के बरामदे में बैठकर इसकी एक संकल्पना तैयार की थी और ये विचार किया था कि एक संस्था स्थापित की जाए और जिसका उद्देश्य देवनागरी लिपि की उन्नति और विकास और साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान हो। तो स्पष्ट है कि 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि विचार इसके पहले हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि इसके संस्थापक का नाम जब भी आता है तो बाबू श्याम सुंदर दास का नाम इसमें आता है। तो स्पष्ट है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। और एक और प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष हम नाम देख सकते हैं कि बाबू राधा कृष्ण दास। कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ये पहले इनके अध्यक्ष थे और कहा जाता है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। स्पष्ट है। तो 2-3 प्रश्नों को हमने देखा पहले प्रश्न से कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबू श्याम सुंदर दास थे। और ये कहाँ है? तो बनारसी में है। और स्थापना कब हुई थी? तो ये 1893 ईस्वी में हुई। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे बाबू राधा कृष्ण दास, जो कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। स्पष्ट है। 2-3 बातें हमने देख ली। चलें अगला प्रश्न देखें जरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला यात्रावृत्त है। तो पहले यात्रावृत्त की जब भी बात आती है तो हालांकि इसमें कई विवाद हैं, लेकिन एक जो सर्वमान्य है और कहा जाता है कि सरयू पार की यात्रा। क्या है? सरयू पार की यात्रा जो है ये पहली यात्रावृत्त थी और जिसे लिखा था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये हम देख सकते हैं कि सरयू पार की जो यात्रा थी उसे लिखने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। तो ये हमने देखा और कहा जाता है कि 1871 ईस्वी में ये यात्रावृत्त लिखी गई थी। यानी सरयू पार की यात्रा कब लिखी गई थी? तो 1871 में। तो 2 बातें हमने देख ली कि हिंदी का पहला यात्रावृत्त कौन था? तो सरयू पार की यात्रा। और इसके लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये 1871 ईस्वी में लिखी गई थी। स्पष्ट है। चलें तीसरा प्रश्न देखें जरा। तीसरा प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पढ़ाया भी था आपको जब खड़ी बोली हिंदी का विकास बताया था आपको, भाषा के विकास के क्रम में उसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं जाकर। तो उसमें मैंने बताया था कि चंद छंद वर्णन की महिमा ये प्रथम रचना थी और ये आपको मानना भी है। स्पष्ट है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा जो कवि गंग की थी। ठीक है, कवि गंग की थी, है ना, ये पता है। लेकिन अगर वो विकल्प में न रहे तब कौन सा देंगे? ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर चंद छंद वर्णन की महिमा के विकल्प में न रहे तब आपको क्या देना है? तब देना है गोरा बादल की कथा। क्या देना है? गोरा बादल की कथा। तो स्पष्ट है।
अगर कहा जाए कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है, तो हम कहेंगे चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा जो हम जानते हैं और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, वर्णन की महिमा, ठीक है। लेकिन जब भी विकल्प में न रहे तो गोरा बादल की कथा, ये विकल्प अगर है तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाएगी। स्पष्ट है? चले आगे देखें जरा। आ जाए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न स्पष्ट है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो अभी मैंने चर्चा की, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि नागरिक प्रचारणी सभा है या काशी नागरिक प्रचारणी सभा है, दोनों एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आप कहोगे कि श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक थे और वो द्विवेदी युग के कवि थे, लेखक थे, सॉरी। लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी, मैंने चर्चा की थी कि 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो भारतेंदु का काल था। स्पष्ट है? तो इसलिए कहा जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में, और ये हुई थी भारतेंदु काल में। स्पष्ट है? चले अगला प्रश्न देखें जरा। हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक में ज़्यादा कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक अधिकांश जो साहित्यकार हैं उनकी ये मान्यता है, उनकी सोच है कि हिंदी का जो प्रथम नाटक था वो नहुष था। क्या था? नहुष था। और नहुष कहा जाता है कि 1841 ईस्वी में लिखा गया था। 1841 ईस्वी में लिखा गया था। स्पष्ट, 1841 ईस्वी में लिखा गया था। और इसके लिखने वाले कौन थे? गोपाल चंद गिरधर दास। कौन थे? इसको देख सकते हैं हम लोग, गोपाल चंद गिरधर दास, गिरिधर दास। स्पष्ट है? और ये कौन थे? ये भी एक सवाल है। ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। ये किसके पिता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, ये आप समझ लेना बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी का जब भी आए प्रश्न कि प्रथम नाटक कौन था, तो वो प्रथम नाटक था नहुष। 1841 ईस्वी में लिखा गया था और ये लिखा गया था गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही अपने पिता को आगे बढ़ाने के लिए इस नाटक को माना कि ये प्रथम नाटक थी। जबकि हम सभी जानते हैं कि नाटक के जन्मदाता के या नाटक को प्रारंभ करने में सबसे अधिक अगर योगदान किसी का है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। स्पष्ट है? चले आगे बढ़ें। आगे देखें, ये छठा जो प्रश्न है वो है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। तो संयोगिता स्वयंवर आप सभी जानते होंगे कि संयोगिता स्वयंवर ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है राजपूत समय में, जब पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, उनका पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान था। तो उनका प्रेम विवाह तो नहीं कहेंगे, उन्होंने हरण करके जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम संयुक्ता था, उसको हरण करके शादी की थी। और कहा जाता है दोनों के बीच प्रेम था और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन इस कारण से उनकी दोस्ती में दरार भी आई। खैर, तो ये जयचंद की पुत्री थी और कहा जाता है कि संयुक्ता का एक दूसरा नाम भी आता है, संयुक्ता को एक दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है, तिलोत्तमा। ये भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, तिलोत्तमा। ठीक है, तिलोत्तमा क्या नाम है? ये संयुक्ता का दूसरा नाम। तो संयुक्ता जो स्वयंवर नाटक था, इसी कहानी हमने जान ली कि कैसे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई ये कहानी है। तो ये कहा जाता है कि ये लाला श्रीनिवास दास, इस नाटक के लेखक कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास। स्पष्ट है? संयुक्ता स्वयंवर के नाटक के लेखक कौन थे? लाला श्रीनिवास दास, जिसकी चर्चा अक्सर होती रही है। परीक्षा गुरु जो प्रथम नाटक था उसका भी संपादन लाला श्रीनिवास दास ने किया था। ठीक है, चले आगे देखें। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। क्या प्रश्न है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो ये जो प्रश्न है इसके बारे में दो तीन बातें ये कही जा सकती हैं कि अधिकांश जो साहित्यकार हैं उसे इस रचना को प्रबंध काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रबंध काव्य बच्चों आपने पढ़ा होगा कि प्रबंध काव्य जो काव्य के 3 स्वरूप होते हैं, महाकाव्य, प्रबंध काव्य या उसे और तीसरा कहते हैं मुक्तक काव्य। तो 3 जो श्रृंखलाएं होती हैं, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो ये प्रबंध काव्य या इसे दूसरा नाम खंड काव्य भी कहते हैं। तो इसको खंड काव्य के रूप में माना गया है 100 अजान एक सुजान को। और ये कहा जाता है
कि यह एक व्यंग रचना थी। कौन सी रचना थी? व्यंग रचना थी। स्पष्ट है? ये क्या थी? व्यंग रचना थी। और कहा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा था। स्पष्ट है? यानी हम देख सकते हैं कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। और 100 अजान एक सुजान एक व्यंग रचना थी और ये मूल रूप से प्रबंध काव्य मानी गई है। स्पष्ट है? चले आगे देखें। आगे देखें 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो हम सभी जानते हैं। जब हमने खड़ी बोली का विकास बताया था और उसका मैंने बताया अभी भी कि वीडियो मैंने डाला हुआ, उसको आप स्टूडेंट्स देख लेना, तब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। उसमें 4 महालेखक थे। उसमें एक जो महालेखक थे जिसका नाम था सदल मिश्र, और सदल मिश्र की ये रचना है नासिकेतोपाख्यान। स्पष्ट है? तो कहा जाता है कि खड़ी बोली की जो शुरुआती रचनाएं थी, 4 महालेखक थे, उसमें ये नासिकेतोपाख्यान जो है सर्वश्रेष्ठ रचना थी। क्या थी? सर्वश्रेष्ठ रचना थी। अगर याद हो आप लोगों को, तो जैसा कि मैंने चर्चा की थी उस समय कि कैसे रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंसाला खां, लल्लू लाल प्रेम सागर, है ना, मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर, तो ये इनकी रचनाएं थी। और इसमें सदल मिश्र की रचना थी नासिकेतोपाख्यान। स्पष्ट है? चले आगे देखें। ये है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, कुछ लेखकों के नाम दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि उस लेखक के वास्तविक नाम क्या है। ठीक है? तो हम देख सकते हैं केदारनाथ पांडे का जो मूल जो राहुल संकीर्तन जो लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, कवि तो नहीं कहेंगे, साहित्यकार कहेंगे, लेखक मूल रूप से, तो राहुल संकीर्तन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। स्पष्ट है? और अगर देखना चाहें तो कई भी देख सकते हैं, जैसे नागार्जुन जो थे हमारे, है ना, नागार्जुन ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे आधुनिक काल के, है ना। तो नागार्जुन का जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। स्पष्ट है? ठीक है। और प्रेमचंद को हम सभी जानते हैं। प्रेमचंद इनका मूल नाम नहीं था, बल्कि प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। तो हम देख सकते हैं ऐसे कई लेखक हैं, जैसे सुमित्रानंद पंत थे। पंत हम सभी जानते हैं कि छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं, और इनका नाम था गुसाई दत्त। क्या नाम था? गुसाई दत्त। गुसाई दत्त, आप समझ लेना बेटा, गुसाई दत्त। तो कहने का अर्थ ये, ऐसे मोहन राकेश थे, इनका नाम था मदन मोहन गुगलानी। नीरज प्रसिद्ध कवि और गीतकार हम सभी जानते हैं, इनका गोपाल दास सक्सेना नाम था। अमरकांत जी जो प्रेमचंद परंपरा के बहुत बड़े कवि हैं, उनका नाम श्री राम वर्मा था। शैलेश मटियानी जिनका नाम रमेश चंद था। तो ऐसे कई हैं जिनके वास्तविक नाम पूछे जाते हैं, तो इनको हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस माध्यम से हमने देखा कि केदारनाथ पांडे लेखक का वास्तविक नाम क्या था, तो राहुल संकीर्तन था। ऐसे ही नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र, प्रेमचंद का धनपत राय, सुमित्रानंद पंत का गुसाई दत्त। तो ऐसे कई नाम हैं। अमरकांत का श्री राम वर्मा, शैलेश मटियानी का रमेश चंद, मोहन राकेश का मदन मोहन गुगलानी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और एक प्रश्न से कई प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? चले आगे देखें। आगे देखें, ये 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। हमें जहां तक ध्यान है कि दूसरी जो प्रश्नावली थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे हरिवंश राय जो बच्चन की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन, है ना, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा की जो सीरीज थी, जो 4 क्रम में चली थी, उसकी पहली सीरीज थी जिसका नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये स्पष्ट है कि ये आत्मकथा थी। और हमने बताया था कि कैसे दूसरी, तीसरी, बसेरे से दूर तीसरी थी, पहला क्या भूलूं याद करूं, और जैसे 10वें द्वार से 10 सोपान तक। तो ऐसे 4 उनकी आत्मकथाओं के सीरीज थी, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं वहाँ भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचना विधा है, ये है आत्मकथा। स्पष्ट है? चले आगे चलें। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये रामधारी सिंह दिनकर, किसकी रचना थी? रामधारी सिंह दिनकर की थी। और कहा जाता है कि इसमें संस्कृति का इन्होंने सर्वेक्षण किया था। और ये भी एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है इसके संदर्भ में कि 1959 में, कब? 1959 में साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कृत किया गया था। साहित्य
अकादमी अकादमी द्वारा पुरस्कृत। स्पष्ट है। तो हम देख सकते हैं कि संस्कृति की 4 अध्याय लिखी कब गई थी? 1956 में। स्पष्ट है। तो हम देख सकते हैं 3-4 बातें इससे निकल के आई कि संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं ये 1956 में, ये महत्वपूर्ण जो गद्य रचना थी ये 1956 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। और कहा यह जाता है कि 1959 में साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कृत हुई थी। स्पष्ट है। चले आगे देखें। आगे देखें 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है त्रिवेणी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये गद्य की रचना है। और त्रिवेणी जो है मूल रूप से गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। स्पष्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो ये 2 बातें हमने देख ली, शुक्ल द्वारा। ठीक है। तो ये हमने देखा कि त्रिवेणी किस विधा की रचना थी? तो निबंध गद्य रचना थी और निबंध की थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई थी। और त्रिवेणी नाम क्यों पड़ा? कि कहा जाता है कि इसमें 3 कवि, सूर है ना, तुलसी और जायसी, सूर, तुलसी और जायसी, ये 3 कवि हैं, सूर, तुलसी और जायसी। 3 कवियों को मिलाकर ही ये रचना लिखी गई है, या कि ये कह सकते 3 कवियों पे ही ये पूरी रचना लिखी गई है। उन पे आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है और इन्हीं 3 कवियों का इसका नाम त्रिवेणी रखा गया। स्पष्ट है। तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना थी निबंध, और इस पे सूर, तुलसी और जायसी के बारे में लिखा गया। स्पष्ट है। चले अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कल्पवृक्ष रचना के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। हम सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध निबंधकार थे और इनकी जो एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है कल्पवृक्ष। ये क्या है? कल्पवृक्ष जो है वो ये भी देख सकते हैं कि वो निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है। और कल्पवृक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम देख सकते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने वाला एक वृक्ष होता है जिसे कल्पवृक्ष कहते हैं। और ये कहानी है, प्रचलित है कि पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस समय उस वृक्ष से यह वर मांगा कि एक कन्या की प्राप्ति हो, और तब कहा जाता है कि अशोक सुंदरी के रूप में कन्या की प्राप्ति हुई थी जो कल्पवृक्ष की देन थी। तो ये माना जाता है कि कल्पवृक्ष जो है एक मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है और जिस पे लिखा था वासुदेव शरण अग्रवाल ने। स्पष्ट है। चले ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। आगे देखें, यह है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कबीर वाणी के डिक्टेटर है यह कथन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। और जब हम कबीर को जानते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक पुस्तक ही लिखी जिसका नाम था कबीर। स्पष्ट है। और कहा जाता है कि कबीर को प्रसिद्ध कराने में या कबीर को लोगों तक पहुंचाने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही स्थान है, क्योंकि कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कबीरदास छोड़ दिए गए थे या छूट गए थे, जिसको लोगों ने नहीं देखा। लेकिन बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास नामक पुस्तक ही लिखी, आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसके माध्यम से लोगों ने जाना कि कबीर इतने बड़े क्रांतिकारी कवि हैं। तो उसी कबीर पुस्तक में इन्होंने कहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर। स्पष्ट है। सॉरी। आगे देखें बेटा, ये अगला प्रश्न है कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम का जो सिपाही है, हम सभी जानते हैं कि कलम का सिपाही कहा किसको जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। और इसको लिखने वाले कौन थे? अमृत राय थे। और अमृत राय प्रेमचंद के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है। स्पष्ट है। 2-3 बातें हमने देख ली कि कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जीवनी है और जो किस पे आधारित है? प्रेमचंद पर आधारित है। और इसके लिखने वाले कौन थे? अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे। क्लियर है। और ये कहा जाता है कि 1963 में ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ था। कौन? कलम का सिपाही 1963 में क्या हुआ था? साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ था, अकादमी द्वारा। स्पष्ट है।
तो हम 2-3 बातें देख सकते हैं कि कलम का सिपाही अगर प्रश्न आता है तो ये तो हम स्पष्ट है कि कलम का सिपाही किसको कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके लिखने वाले कौन थे, तो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय, उन्होंने लिखा था और ये मूल रूप से जीवनी थी। और ये कहा जाता है कि 1963 में साहित्य अकादमी द्वारा इसे पुरस्कृत किया था। किसको, कलम का सिपाही को। स्पष्ट है। चले आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, वो है रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न क्या है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी कई बार ये प्रश्न आता है। ठीक है, चलें आगे देखें जरा। अगला है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो ये किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो ये जब भी चर्चा होती है ललित निबंधों की तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है विद्यानिवास मिश्र का। ललित निबंध की जब भी चर्चा होती है तो वहाँ सबसे पहले नाम आता है विद्यानिवास मिश्र का। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि ललित निबंधों की जो पहचान, हम कह सकते हैं कि पहचान सबसे पहले किसने दिलवाई थी, तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कह सकते हैं कि निबंध, जो ललित निबंधों की परंपरा का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के रूप में हुआ। और हम सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध थे, जैसे अशोक के फूल, कुटज, ये जो महत्वपूर्ण के निबंध थे वो ललित निबंध ही थे। और बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और सबसे प्रसिद्ध ललित निबंधकारों में नाम अगर किसी का आता है तो विद्यानिवास मिश्र का। तो जब भी ललित निबंध आए कि कौन इसके बड़े निबंधकार हैं तो उसमें नाम विद्यानिवास मिश्र का आएगा। ये भी है कि कहा जाता है कि विद्यानिवास मिश्र के बाद कुबेरनाथ राय हुए, विवेकी राय हुए, इन लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। स्पष्ट है। तो हम देख सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो ललित निबंधकार। स्पष्ट है। चले आगे देखें। अगला प्रश्न है अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो अपनी खबर जो है ये आत्मकथा है, ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, आत्मकथा है। और अपनी खबर को लिखने वाले हैं, उसको भी हम जान ले जरा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन थे, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बेचन, ठीक है, शर्मा उग्र। स्पष्ट है। तो अपनी खबर एक आत्मकथा थी जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसको लिखने वाले कौन थे, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इससे भी हमने 1-2 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय की पत्रिका थी, वाक और सैनिक भी। तो इसके जो संपादक थे अज्ञे थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धर्मवीर भारती ने जो लिखा था, धर्मयुग लिखा था, ये हम जानते हैं, यानी धर्मयुग किसने लिखा था, तो वो धर्मवीर भारती ने लिखा था। और जहाँ तक हरिवंश राय बच्चन के बारे में कहा वैशाली दिनकर के बारे में कहा जाता है, दिनकर जी ने एक वैशाली पत्रिका थी, उसके संपादन में हम वैशाली हम देख सकते हैं, वैशाली, ठीक है, वैशाली दिनकर जी ने लिखा था। और बच्चन जी ने कोई खास पत्रिका का संपादन किया नहीं था। तो अज्ञे जी ने जो किया था वो था सैनिक और वाक पत्रिका के संपादक थे। स्पष्ट है। सैनिक और वाक संपादक कौन थे, वाक त्रैमासिक पत्रिका के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का संपादन किया था और दिनकर जी ने किया था वैशाली पत्रिका का। स्पष्ट है। चले अंतिम प्रश्न देखें जरा। अंतिम प्रश्न है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रेखा चित्रकार और संस्मरण जो स्केच जिसे कहते हैं, ये जब भी आए आपके सामने कि सफल सबसे महत्वपूर्ण, तो उसमें एक नाम जो आता है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ और वो है महादेवी वर्मा का। ठीक है। तो हिंदी की रेखा चित्रकारी इसमें जयशंकर प्रसाद नहीं है, रामकुमार वर्मा नाटककार रहे हैं, एकांकीकार रहे हैं, हम सभी जानते हैं। विष्णु प्रभाकर भी नाटककार रहे हैं और साहित्यकार रहे हैं। महादेवी वर्मा मुख्य रूप से ये रेखा चित्रकार थी। स्पष्ट है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमने आज लगभग 20 प्रश्नों को देखा और इसके पूर्व जो 2 PDF और 2 वीडियोज़ हमने डाले थे उसमें 15-15 प्रश्न देखे थे, यानी कुल मिलाकर 50 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला थी आज पूरी हुई। हमें विश्वास है कि ये सारे वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे और इन 50 प्रश्नों को आपने अगर सही ढंग से समझ लिया तो 50 नहीं बल्कि 100-150 प्रश्न होते हैं और उन 100-150 प्रश्नों के कारण आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पूरी तैयारी के साथ हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।
थैंक यू।